हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है फिर से एक और बार। सबसे पहले बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को मेरा प्यार और समकालिकों को मेरा नमस्कार। आज पार्ट 3 की बारी है। इससे पहले मैंने होमवर्क में एक पार्ट 2 में के होमवर्क में मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि नाटो में हाल ही में शामिल होने वाला देश कौन सा है और नाटो में कुल देशों की संख्या कितनी है। तो भाई इसका आंसर हो जाएगा नाटो में कुल देशों की संख्या तो 31 हो गई। कितनी हो गई? 31 हो गई। और हाल ही में फिनलैंड शामिल हुआ। कौन शामिल हुआ? फिनलैंड। ठीक है। नाटो की स्थापना कब हुई थी? 1949 में हुई थी। कब हुई थी? 1949 में। राइट। और कहाँ हुई थी भाई? इसकी स्थापना वाशिंगटन डीसी में हुई थी। कहाँ हुई थी? वाशिंगटन डीसी में, लेकिन अमेरिका में। वाशिंगटन डीसी अमेरिका में, लेकिन इसका हेडक्वार्टर है बेल्जियम में, ब्रुसेल्स बेल्जियम में। ठीक है। आजकल जो रशिया यूक्रेन वॉर के समय में काफ़ी नाटो का जिक्र हुआ, इसलिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट बन जाता है कि हाल ही में इसमें कौन सा देश शामिल हुआ। तो आंसर हो जाएगा फिनलैंड। ठीक है। स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आज का, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि पर खत्म हुआ? ठीक है। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हमारा खत्म हुआ मद्रास की संधि पर। ठीक है। किस किस के बीच हुआ था ये? हैदर अली वर्सेस अंग्रेजों के बीच। ठीक है। अंग्रेजों के बीच, इंग्लिश के बीच हुआ था। ठीक है। कब हुआ था भाई? ये हुआ था 1767 से 1769 के बीच में। इसका परिणाम ये निकला कि हैदर अली इस युद्ध को जीत जाता है। ठीक है। कौन जीत जाता है? हैदर अली। ठीक है। और फिर मद्रास की संधि से वो जो भी जीते हुए वो रहते हैं एक दूसरे को लौटा देते हैं। ठीक है। जो जो क्षेत्र अंग्रेजों ने जीते रहते हैं, जो क्षेत्र हैदर अली ने जीते रहते हैं, वो एक दूसरे को मद्रास की संधि के बाद लौटा देते हैं। ठीक है। इस समय इंपॉर्टेंट है कि गवर्नर कौन था अंग्रेज में? गवर्नर कौन था? तो वेरलस्ट। कौन था? वेरलस्ट। ठीक है। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, वेरलस्ट। ठीक है। ठीक है। इतना समझ में आया। अब दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1780 से 1784 में। 1780 से 1784 में सेकंड आंग्ल मैसूर युद्ध। और ये किस संधि पर खत्म हुआ था? मंगलोर की संधि पर। किस संधि पर? मंगलोर की संधि पर ये खत्म हुआ था। कब हुआ था ये? 1780 से 1784 के बीच हुआ था। ठीक है। राइट। और मंगलोर की संधि पे खत्म हुआ था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेकंड आंग्ल मैसूर युद्ध के समय अंग्रेजी गवर्नर कौन था? तो वारेन हेस्टिंग्स था। कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स था। ठीक है। वारेन हेस्टिंग्स था। ठीक है। अब है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तृतीय आंग्ल मैसूर हुआ था 1790 से 1792 में। 1790 से 1792 के बीच। इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ठीक है। इस समय क्या होता है कि जो सेकंड आंग्ल मैसूर युद्ध रहता है ना, तो उसमें क्या होता है? हैदर अली परास्त हो जाता है। ठीक है। फिर क्या होता है? वारेन हेस्टिंग्स आयरकूट को भेजता है। किसको हराने के लिए? हैदर अली को हराने के लिए भेजता है। ठीक है। और हैदर अली मारा जाता है। ठीक है। तब टीपू सुल्तान लास्ट में नेतृत्व करता है और उसके बाद मंगलोर की संधि होती है और ये युद्ध खत्म हो जाता है। ठीक है। फिर तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो होता है वो होता है 1790 से 1792 के बीच। किसके बीच? टीपू सुल्तान वर्सेस अंग्रेजों के बीच। ठीक है। वर्सेस इंग्लिश के बीच। इस युद्ध में क्या रहता है भाई? टीपू सुल्तान हार जाता है और श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। कौन सी संधि होती है? श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। इस समय अंग्रेजी गवर्नर था कॉर्नवालिस। कौन था? कॉर्नवालिस। राइट। कॉर्नवालिस था। ठीक है। ठीक है। अब चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है। अब टीपू सुल्तान क्या हो चुका है? कमजोर हो चुका है काफी। ठीक है। तो चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1799 में। कब होता है? 1799 में। ठीक है। 1799 में होता है। 1799 में होता है। ठीक है। 1799 में होता है और टीपू सुल्तान हार जाता है। इस समय अंग्रेजी गवर्नर थे वेले जली थे। ठीक है। वेलेजली थे। और ये युद्ध होता है मैसूर की संधि पर खत्म और टीपू सुल्तान मारा जाता है।
राइट, इतना समझ में आ गया। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किसकी संधि पर खत्म, याद करेंगे, मद्रास। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध मंगलौर। तीसरा श्रीरंगपट्टनम। चौथा मैसूर। इंपॉर्टेंट है, इसमें अंग्रेजी गवर्नर कौन थे, तो सबसे इंपॉर्टेंट है सेकंड का वॉरेन हेस्टिंग्स, फिर है कॉर्नवालिस का, फोर्थ है वेलेस्ली का। फर्स्ट भी आप याद कर सकते हैं, लॉर्ड वेरलस्ट। ठीक है, अगला प्रश्न, वह कौन सी भू राज व्यवस्था थी जो सर्वाधिक ब्रिटिश जगहों पर या ब्रिटिश क्षेत्रों पर लागू थी। ठीक है, तो कौन सी थी भाई, यहाँ पर लिखा है रेयतवाड़ी, महालवाड़ी, स्थायी बंदोबस्त। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको डिस्क्राइब करता हूँ रेयतवाड़ी को। ठीक है, रेयतवाड़ी 1820 में ये भू राज व्यवस्था शुरू हुई थी। ठीक है, किसने की थी, टॉमस मुनरो। ठीक है, टॉमस मुनरो और चार्ल्स रीड, याद रख लेना। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो भूमि का मालिक होता था वो किसान होता था। भूमि का मालिक कौन, किसान। राइट, भूमि का मालिक कौन, किसान। यानी कि टैक्स कौन देगा, इंग्लिश ब्रिटिशरों को किसान देगा। और ये सर्वाधिक में थी 51%। ये कितने परसेंट पे थी, ये पूरे ब्रिटिश क्षेत्रों के 51% भाग पर ये चली थी। ठीक है, इसके बाद लिखा है महलवाड़ी। ठीक है, महलवाड़ी लिखा है, ये हुई थी 1822 में। कब हुई थी, 1822 में। किसने, हाल्ट मैकेंजी। ठीक है, हाल्ट मैकेंजी ने, राइट, हाल्ट मैकेंजी ने। ठीक है, इसमें जो भूमि का मालिक थे वो पूरा गांव था। ठीक है, यानी कि पूरे गांव के लोग एक साथ मिलकर टैक्स देते थे। ठीक है, कितना टैक्स देते थे, 30%। कितना, 30% टैक्स देते थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, अब है अगला स्थायी बंदोबस्त। ये हुआ था 1793 में। कब हुआ था, 1793 में। राइट, 1793 में। ठीक है, किसके समय, कॉर्नवालिस के समय हुआ था। किसके समय, कॉर्नवालिस के समय हुआ था। ठीक है, कॉर्नवालिस के समय हुआ था। ठीक है, कॉर्नवालिस के समय हुआ था। ठीक है, इसमें जो भूमि का मालिक था वो जमींदार था। कौन था, जमींदार थे। ठीक है, यही क्या करते थे, टैक्स देते थे। ठीक है, यही क्या टैक्स देते थे, ब्रिटिशरों को यही टैक्स देते थे और 19% देते थे। कितने देते थे, 19% देते थे। तो ठीक है, मैंने सबसे पहले बताया रेयतवाड़ी में टैक्स कितना, 51%। ठीक है, महलवाड़ी में कितना भाई, 30%। राइट, और स्थायी बंदोबस्त में 19%। तो हमारा प्रश्न क्या था, वह कौन सी भू राज व्यवस्था थी जो सर्वाधिक ब्रिटिश जगहों पर लागू थी, तो वो आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा, रेयतवाड़ी। समझ में आ गया, इतना आया समझ में। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 1857 की क्रांति का नेतृत्व असम से किसने किया, तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं, नीचे के ऑप्शनों से चलते हैं। ठीक है, नीचे के ऑप्शनों से चलते हैं। लियाकत अली लिखा है यहाँ पर, क्या लिखा है, लियाकत अली। तो ठीक है, लियाकत अली ने किया था इलाहाबाद से। ठीक है, इलाहाबाद से, राइट, इलाहाबाद से, राइट, इलाहाबाद से किया था। ठीक है, अगला लिखा है खान बहादुर खान, इन्होंने किया था बरेली से। कहाँ से किया था, बरेली से। ठीक है, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब है रानी लक्ष्मीबाई, ये तो सबको पता होगा, झांसी से, झांसी की रानी। ठीक है, झांसी से किया था। ठीक है, तो अब एक लास्ट ऑप्शन बचता है हमारे पास, दीवान मनीराम दत्त। तो इन्होंने कहाँ से किया था, असम से किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, असम से किया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, राष्ट्रगोप्तार नामक समाचार पत्र के संपादक थे। तो ठीक है, राष्ट्रगोप्तार जो समाचार पत्र था वो निकाला था हमारे दादा भाई नेहरू जी ने। ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी, 1886 में जो उसका सेकंड अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता भी किसने की थी, दादा भाई नेहरू जी ने ही की थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद हो जाएगा। ठीक है, इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। ठीक है, 1886 में इन्होंने कलकत्ता अधिवेशन जो हुआ था, सेकंड अधिवेशन कांग्रेस का, उसकी अध्यक्षता भी इन्होंने ही की थी। ठीक है, अगला नाम लिखा है यहाँ पर शिशिर कुमार घोष। ठीक है, कौन सा लिखा है, शिशिर कुमार घोष, इन्होंने की थी इंडियन लीग। अगर अच्छा सॉरी, इससे पहले मैं बता दूं, दादा भाई नेहरू जी ने
ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना भी की थी, ठीक है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना भी दादा भाई नेहरू जी ने की थी, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा है शिशिर कुमार घोष, ठीक है। इन्होंने इंडियन लीग की स्थापना की थी, ठीक है। इंडियन लीग की स्थापना की थी, ठीक है। कब की थी भाई? 1875 में, ठीक है। 1875 में की थी, ठीक है। और क्या किया था इन्होंने एक पत्रिका भी निकाली थी, ठीक है, अमृत बाजार पत्रिका, ठीक है, अमृत बाजार, राइट, अमृत बाजार। समझ में आया? इतना समझ में आया, ठीक है। इंडियन लीग की स्थापना की थी 1875 में, और अमृत बाजार पत्रिका भी शिशिर कुमार घोष ने निकाली थी। अब एक नाम लिखा है यहाँ पर देवेंद्र नाथ टैगोर। कौन सा लिखा है? देवेंद्र नाथ टैगोर ने। इन्होंने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। किसकी? तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी किसने भाई? तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी हमारे देवेंद्र नाथ टैगोर ने, ठीक है। और क्या किया था इन्होंने इंडियन मिरर नामक पत्र भी निकाला था, ठीक है। इतना समझ में आया? बाल गंगाधर तिलक लिखा है, ठीक है, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा इनके द्वारा दिया गया था, ठीक है। और इन्होंने 2 पत्र निकाले थे, मराठा इंग्लिश में निकाला था, और केसरी ये लिखा था मराठी लैंग्वेज में, ठीक है। समझ में आ गया, ठीक है। इतना समझ में आया? अगला प्रश्न की ओर चलते हैं कि शारदा एक्ट कब आया था? क्या शारदा एक्ट कब आया था? तो शारदा एक्ट कब आया था? 1929 में। कब आया था? 1929 में। और इस समय गवर्नर थे लॉर्ड इरविन के समय आया था, ठीक है। इसमें क्या किया था? जो बॉयज़ की शादी की उम्र थी, जो लड़कों की शादी की उम्र 18 साल डिसाइड की गई, और लड़कियों की 14 साल, ठीक है। इतना समझ में आया? एक आता है हमारे पास दास प्रथा। दास प्रथा का अंत कब हुआ? तो 1843 में। दास प्रथा का अंत कब हुआ? 1843 में। किसके समय? लॉर्ड एलन ब्रो के समय। एलन ब्रो के समय। समझ में आया? इतना समझ में आया कि किसके समय हुआ? लॉर्ड एलन ब्रो के समय, ठीक है। एक कानून और आता है नवजात कन्या हत्या कानून। नवजात कन्या हत्या कानून, ठीक है। ये किसके समय आया था? ये आया था जॉन शोर के समय। जॉन शोर के समय। कब आया था? 1795 में। 1795 में, ठीक है। इतना समझ में आ गया? एक आता है हमारे पास बाल हत्या निरोधक कानून। कौन सा? बाल हत्या निरोधक कानून, ठीक है। बाल हत्या निरोधक कानून, बाल हत्या निरोधक कानून, ठीक है। यह आया था हमारा 1804 में। सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और वेलेजली के समय में, ठीक है, वेलेजली के समय में, ठीक है। प्रेस सेंसरशिप एक्ट भी लॉर्ड वेलेजली के समय में आया था, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देश को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त कराने का लक्ष्य रखा गया है। तो कब का रखा गया है भाई? 2022 का। कब का? 2022 का। सभी को आवास मिलेंगे, इसका लक्ष्य भी 2022 का। आवास का लक्ष्य भी किसका है? 2022 का। हर परिवार को बिजली व एलपीजी कनेक्शन, बिजली, लाइट व एलपीजी कनेक्शन, लाइट व एलपीजी कनेक्शन, ठीक है। इसका लक्ष्य भी 2022 ही है। इतना समझ में आ गया, ठीक है। और एक है टीवी मुक्त करने का। किसका? टीवी मुक्त करने का। टीवी मुक्त का इसका लक्ष्य रखा गया है 2025। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इतना याद हो गया होगा, ठीक है ना। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, ठीक है। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? ठीक है, कब हुई थी भाई? 1946, 1947, 1948 और 1949। तो कौन सा होगा? 1946। कब हुई थी भाई? 1946। 9 दिसंबर। डेट भी याद करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की बैठक हुई थी, ठीक है। प्रथम बैठक हुई थी, ठीक है। इस समय जो अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे, कौन से अस्थायी अध्यक्ष? वो चुने गए थे सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। सच्चिदानंद सिन्हा चुने गए थे, ठीक है। सच्चिदानंद सिन्हा चुने गए थे, ठीक है। और जो उपाध्यक्ष चुने गए थे वो एच.सी. मुखर्जी। उपाध्यक्ष कौन? एच.सी.
मुखर्जी चुने गए थे, ठीक है, HC मुखर्जी चुने गए थे, ठीक है। अब जो सेकंड बैठक होती है, फर्स्ट बैठक तो 9 दिसंबर 1946 को हो गई, सेकंड बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 को, ठीक है। और इसी में क्या हुआ, जो हमारे स्थायी अध्यक्ष चुने गए, स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे, वो चुने गए थे राजेंद्र प्रसाद। कौन चुने गए थे? राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति भी बने थे, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद। और संवैधानिक सलाहकार कौन चुने गए थे इसी समय? BN राव, ठीक है, BN राव, ठीक है, जिसने हमारे संविधान का प्रारूप तैयार किया था, ठीक है, जिन्होंने हमारे संविधान का प्रारूप तैयार किया था। इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगला है, प्राक्कलन समिति में राज्यसभा से कितने सदस्य आते हैं, ठीक है। तो प्राक्कलन समिति में टोटल सदस्य तो 30 होते हैं। कितने होते हैं? 30, राइट। इतना समझ में आ गया। तो राज्यसभा से कितने सदस्य चुने जाते हैं? 0। कितने? 0। सारे सदस्य लोकसभा से ही होते हैं। एक प्रश्न इसमें यह भी बनता है कि ऐसी कौन सी समिति है जिसमें राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता? वो हो गई हमारी प्राक्कलन समिति। इसका काम क्या होता है? जैसे बजट सेशन चल रहा है तो सारे विभाग आएंगे, भाई हमको इतना पैसा चाहिए, हमको इतना पैसा चाहिए, हमको इतना पैसा चाहिए। तो उनकी जो मांगे हैं, जो विभागों द्वारा मांगे गए पैसों की जो जांच करता है वो करती है प्राक्कलन समिति। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गठन कब हुआ था प्राक्कलन समिति का? 1950 में हुआ था। कब हुआ था? 1950 में। कार्यकाल 1 वर्ष का ही होता है, ठीक है, और सदस्य 30 हो गए, बता दिया। अगली समिति होती है लोक लेखा समिति। कौन सी? लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति, ठीक है। इसमें सदस्य होते हैं 22। कितने? 22। 15 चुने जाते हैं लोकसभा से, ठीक है, और 7 चुने जाते हैं राज्यसभा से। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ठीक है। इसका गठन जो हुआ था लोक लेखा समिति का 1919 के चैम्सफोर्ड अधिनियम के तहत 1921 में हुआ था, ठीक है, 1921 में हुआ था, ठीक है। समझ में आ गया। इसका काम क्या रहता है? इसका काम रहता है कैग द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट की जांच करना, ठीक है। तो कैग क्या करता है? पहले अपनी रिपोर्ट किसको देगा? संसद को देगा, राष्ट्रपति को देगा, ठीक है। राष्ट्रपति देखेगा भाई जो मांगे हैं, जो कैग की रिपोर्ट है वो सही है या नहीं है, वो जांच करेगा, फिर वो रखता है संसद में, ठीक है। फिर संसद में कौन सी समिति उसकी जांच करती है? लोक लेखा समिति, ठीक है। तो सिंपल ये प्रश्न में आ जाता है, ये कैग द्वारा दी गई रिपोर्ट की जांच करती है कौन सी? लोक लेखा समिति। 22 सदस्य होते हैं, ठीक है ना, इतना। एक होती है लोक उद्यम समिति। कौन सी होती है? लोक उद्यम समिति, या सार्वजनिक उपक्रम समिति भी कहते हैं। इसकी स्थापना हुई थी लोक उद्यम समिति की 1964 में। कब हुई थी? 1964 में। और इसके भी सदस्य होते हैं 22, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा, है ना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाई कोर्ट के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश का उल्लेख किस में किया गया है? ठीक है, हाई कोर्ट के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश का उल्लेख आर्टिकल 223 में किया गया है, ठीक है ना। समझ में आ गया होगा। आर्टिकल 214 क्या कहता है? हमारे देश का हमारे प्रत्येक राज्य का एक हाई कोर्ट होगा। प्रत्येक राज्य का क्या होगा? एक हाई कोर्ट होगा, ठीक है। आर्टिकल कौन सा कहता है? ये 214, ठीक है ना। आर्टिकल 224 कहता है, देखो 223 ने क्या क्या? कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश। आर्टिकल 223 ने क्या क्या? कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश। आर्टिकल 224 क्या कहता है? ये भी इंपॉर्टेंट है, कार्यवाहक न्यायाधीश, कार्यवाहक न्यायाधीश, ठीक है, कार्यवाहक न्यायाधीश, ठीक है। 223 में था कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, 224 में था कार्यकारी न्यायाधीश। सिंपल, समझ में आ गया। आर्टिकल 230 भी लिखा है यहाँ पर। आर्टिकल 230 क्या कहता है जी? आर्टिकल 230 कहता है हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार बढ़ाने की शक्ति, ठीक है। तो हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार बढ़ाने की शक्ति, क्षेत्राधिकार बढ़ाने की शक्ति किसके पास होती है? हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार बढ़ाने की शक्ति ये होती है प्रेसिडेंट के पास। किसके पास? हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार बढ़ाने की शक्ति संसद के पास होती है, ठीक है। किसके पास होती है? पार्लियामेंट, संसद के पास होती है, ठीक है। आर्टिकल 222 भी लिखाया गया है यहाँ पे। 222 में क्या है जी? 222 में है हाई कोर्ट के जज का स्थानांतरण, एक जगह से दूसरी जगह भेजना। समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। इतना समझ में आया भाई। और सबसे पहले 1861 का एक एक्ट आया था, ठीक है। 1861 का एक्ट आया था। इसके तहत 3 हाई कोर्ट बने थे। कितने हाई कोर्ट? 3 हाई कोर्ट बने थे। कौन कौन से? कोलकाता का, ठीक है, बॉम्बे का, ठीक है, और मद्रास का, ठीक है।
कलकत्ता, बॉम्बे जिसको हम मुंबई कहते हैं, और मद्रास का। समझ में आ गया। अगला प्रश्न है, लास्ट प्रश्न आज का, किस विधेयक को दोनों सदनों से पास होना जरूरी है या पारित होना जरूरी है? तो कौन सा है? संविधान संशोधन विधेयक। ठीक है, संविधान संशोधक विधेयक को दोनों सदनों से पास होना जरूरी है। समझ में आ गया। ठीक है, यहाँ पर लिखा है साधारण विधेयक। पहले साधारण विधेयक को डिस्कस कर लेते हैं। तो किसी भी विधेयक पर अगर माना बात कोई विधेयक है, साधारण विधेयक है, ठीक है, तो इसको पहले ये लोकसभा में जाएगा, ठीक है, फिर ये जाता है राज्यसभा में, ठीक है, लोकसभा से पास हो गया, फिर गया राज्यसभा में, लेकिन बात नहीं बन पा रही है। क्या नहीं बन पा रही है? बात नहीं बन पा रही है। तो फिर राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाता है। कौन सी बैठक बुलाता है? संयुक्त बैठक। ठीक है, तो किस विधेयक पर तो बोलते हैं साधारण विधेयक में कौन सी बैठक होती है? संयुक्त बैठक होती है। या संयुक्त बैठक किस विधेयक पर होती है? तो साधारण विधेयक पर होती है, जिसका कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। जिसकी अध्यक्षता कौन करता है? इंपॉर्टेंट है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है, लोकसभा स्पीकर करता है। ठीक है, बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। अध्यक्षता कौन करता है भाई? लोकसभा अध्यक्ष करता है। समझ में आ गया साधारण विधेयक के संबंध में। यहां पर एक चीज लिखा है, धन विधेयक। धन विधेयक, ठीक है, आर्टिकल 110 में इसकी परिभाषा दी गई है। ठीक है, आर्टिकल 110 में इसकी परिभाषा दी गई है। 109 कहता है कि यह हमेशा सबसे पहले लोकसभा में रखा जाएगा। सबसे पहले लोकसभा में रखा जाएगा। कभी कभी प्रश्न आता है कि बजट कौन सा विधेयक है? धन विधेयक है, साधारण विधेयक है, संविधान संशोधन विधेयक है, या अन्य प्रकार के? तो वो भी धन विधेयक है, क्योंकि बजट भी हमेशा सबसे पहले कहां रखा जाता है? लोकसभा में। बजट का उल्लेख इसमें आर्टिकल 112 में है। अब बात करते हैं कि भाई धन विधेयक में होता क्या है। ठीक है, धन विधेयक में क्या होता है कि माना बात लोकसभा में सबसे पहले गया, लोकसभा से पास हो गया, फिर राज्यसभा के पास जाएगा, लेकिन राज्यसभा इसको रोक सकती है सिर्फ 14 दिन के लिए। अगर राज्यसभा जवाब नहीं देगी तो 14 दिन बाद ये स्वतः पारित हो जाएगा। ठीक है, 14 दिन बाद स्वतः पारित हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? संविधान संशोधन विधेयक हो जाएगा। ठीक है, किस विधेयक को दोनों सदनों से पारित होना जरूरी है? संविधान। लोकसभा में भी आएगा तो लोकसभा से भी पास होना चाहिए, फिर राज्यसभा से भी अलग से पास होना चाहिए। ठीक है, अब आता है किस शासक को, होमवर्क का जो क्वेश्चन है आपका, किस शासक को कविराज कहा जाता है? ठीक है, तो ये होमवर्क का क्वेश्चन है, किस शासक को कविराज कहा जाता है? प्लीज़ अपना फीडबैक दीजिए कि आपको कैसी ये क्लास लग रही है, और कमेंट बॉक्स में बताइए इसका आंसर कि किस शासक को कविराज कहा जाता है। आपके फीडबैक की हमको काफ़ी ज़रूरत पड़ती है कि इस क्लास को कंटिन्यू रखा जाए या नहीं रखा जाए। आप सभी का दिन मंगल हो, शुभ हो। धन्यवाद।